गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दयाराम वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अगली संधि पररूप पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? पररूप। तो देखो, पररूप संधि, पररूप संधि। अब देखो छात्रों, पररूप संधि जो है, ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि जिस तरह से पूर्व रूप संधि में पूर्व रूप हो रहा था, वैसे ही इसमें क्या होगा? पर जैसा रूप हो जाएगा। यानी जो सामने होगा वही रूप बन जाएगा। उसको क्या कहेंगे? पररूप संधि कहेंगे। अर्थात इसका सूत्र आता है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम, ये इसका सूत्र है। अब देखो, ये जो सूत्र है एंगी पररूपम, इसका क्या अर्थ है? यानी कि एंगी का मतलब वही है कि एंग वर्ण। कौन से वर्ण? एंग वर्ण। अब देखो, एंग जो वर्ण है उसमें वही वर्ण आते हैं ए और ओ। अर्थात माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार ए ओंग, ए और ओ दो वर्ण आएंगे इसमें। तो देखो, ये कह रही है कि एंगी पर रूपम, यानी कि एंग वर्ण सामने हो तो पर जैसा रूप हो जाएगा। अर्थात इसमें स्थिति क्या बनेगी कि प्लस के पहले ए से युक्त उपसर्ग आएगा, यानी कि ए वर्णांत का कोई उपसर्ग हो कोई भी, और सामने यदि एंग वर्ण हो तो पर जैसा रूप बन जाएगा। अर्थात ए ओ सामने जो आएगा वही रूप क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अब इसकी देखो वृत्ति आती है, वो देखते हैं क्या है वृत्ति। ए वर्णांतात उपसर्गा, ए वर्णांतात उपसर्गात एंगादौ देखो, ए वर्णांतात उपसर्गात, ए वर्णांतात जोड़ उपसर्गात एंगादौ धातौ परे पररूपम एकादेशः, पररूपम एकादेशः स्यात्, पररूपम एकादेशः स्यात्। अब देखो अर्थ क्या हुआ। ए वर्णांतात उपसर्गाद एंगादौ धातौ परे पररूपम एकादेशः स्यात्। अब इसका टुकड़ा कर लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। देखो, इसका टुकड़ा करते हैं तो क्या होगा? देखो, ए वर्णांतात उपसर्गात एंग आदौ, ये इसका टुकड़ा हो गया। अब देखो, ए वर्णांतात, तय के स्थान पर जसत्व के अनुसार क्या हो गया? दय हो गया। फिर दय में ऊ मिला तो क्या हो गया? दू हो गया। उपसर्गात, तय के स्थान पर दय हो गया, दय में मिला तो दे हो गया। तो इस प्रकार से ए वर्णांतात, अर्थात इसका अर्थ क्या हो गया? ए वर्ण से अंत, ए वर्ण से अंत, उपसर्गात यानी कि उपसर्ग, अर्थात ए वर्ण से अंत उपसर्ग या ए वर्ण से अंत होने वाले उपसर्ग एंग आदौ, एंग आदौ यानी एंग आदि, आदि से क्या बन गया? सप्तमी में आदौ बन गया। तो एंग आदौ, मूल क्या है? एंग है, और एंग से सप्तमी विभक्ति में क्या बन गया? आदौ बन गया, एंग आदौ। धातु यानी यहां भी सप्तमी है तो धातु से बन गया धातु। तो मूल क्या हो गया? धातु, और धातु से बना सप्तमी में धातु। परे यानी सामने,
पर रूपम यानी पर रूप, एकादेश यानी एकादेशात यानी हो जाएगा। इसका भी टुकड़ा कर देंगे तो पर रूप एकादेश है, पर रूपम एकादेश है। अब देखो, अब इसका अर्थ क्या हो गया पूरे का, देखो कि ए वर्ण से अंत होने वाले उपसर्ग अर्थात प्लस के पहले जो वर्ण आएगा, क्योंकि संधि दो जगह बनती है, अर्थात प्लस के पहले और प्लस के आगे दो ही जगह ध्यान रखना है। तो प्लस के पहले जो वर्ण आएगा वो किससे अंत होना चाहिए, ए वर्ण से होना चाहिए। ए वर्ण से अंत होने वाले उपसर्ग यानी उपसर्ग का ए होना चाहिए, उपसर्ग का ही ए होना चाहिए, उपसर्ग के अलावा नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर कौन सी संधि, क्योंकि ये जो है ये किस संधि का अपवाद है, वर्धी संधि का अपवाद है, वर्धी का अपवाद है, इसलिए वर्धी संधि बन जाएगी। तो ए वर्ण से अंत होने वाले उपसर्ग के बाद में यदि एंग धातु आ रही है सामने, यानी ए और ओ आ रहा है, तो पररूप एकादेश हो जाएगा, अर्थात पूर्व और पर दोनों का क्या हो जाएगा, पूर्व यानी पहले और पर यानी बाद वाले दोनों का पररूप एकादेश हो जाएगा। अर्थात क्या बनेगी शर्त इसकी, देखो क्या होगी शर्त, इस तरह से होगी कि ए वर्ण से अंत, ए वर्ण से अंत, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग का ए वर्ण होगा, उपसर्ग का ए वर्ण, ठीक है, प्लस ए और ओ ये होगा। तो उपसर्ग का ए वर्ण होगा प्लस ए ओ होगा, तो क्या हो जाएगा, पर जैसा रूप हो जाएगा, अर्थात क्या बन जाएगा, ए प्लस ए ओ। तो इनको मिलाएंगे तो पुनः क्या हो जाएगा, ए और ओ हो जाएगा, ये शर्त बनेगी इस तरह से। यानी उपसर्ग जो है उसका ए वर्ण आए, ठीक है, उसके बाद में ए ओ आए, तो ए और ए ओ दोनों मिलकर के पूर्व और ये पर है, ये तो पूर्व है और ये पर है, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश यानी पर जैसा एकादेश हो जाएगा, अर्थात ये दोनों बन जाएंगे, ए और ओ हो जाएंगे। तो ये इसकी शर्त होगी कि उपसर्ग से अंत होना चाहिए ए का, ऐसे ए नहीं होगा, यानी किसका होना चाहिए, ए वर्ण उपसर्ग का होना चाहिए। जैसे उदाहरण देखें, प्रय जोड़ एजते। अब देखो प्रय जोड़ एजते, प्रय जो है ये प्रय उपसर्ग है, क्या है ये उपसर्ग है, और उपसर्ग का इसमें क्या है, ए है, जैसे प रे और ए, तो ये ए किसका हो गया, उपसर्ग का ए हो गया, ठीक है। सामने क्या है, एजते। अब देखो एंग आदि धातु, तो एजते किस धातु से बना है, एंग धातु से बना है, किस धातु से बना है, एंग धातु से। तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, पर रूप एकादेश हो जाएगा, अर्थात ए हो जाएगा। अब यहां पर देखें तो वर्ती संधि बन रही है कि ए या आ के बाद ए या आई हो तो आई हो जाना चाहिए, लेकिन ये संधि वर्ती नहीं बनने देगी, अर्थात यहां पर ए वर्ण का उपसर्ग आएगा और सामने एंगादि धातु होगी, ये एजते है वो एंगादि धातु से है, जबकि वर्दी में ये एंगादि धातु नहीं होगी, ठीक है। तो रे ए जते, रे में ए को मिला देंगे, पे हो गया आधा, रे में ए को रे, ये ए और रे और ये जते, क्या बन जाएगा, परेजते, क्या रूप होगा, परेजते, ठीक है, ये रूप बन जाएगा परेजते। तो प्रय जोड़ एजते ये उपसर्ग है, तो पे रे ए एजते, फिर ए जो है ए और ए इनको मिलाएंगे तो पूर्व और पर को तो पर जैसा रूप बनेगा और क्या बन जाएगा, परेजते। इसी प्रकार से उप जोड़
ओस्ति, उप जोड़ ओस्ति। अब देखो उप भी उपसर्ग है, यानी उपसर्ग का है आ रहा है, अंत में उपसर्ग का है। देखो पे में क्या है, उ पे ए, पे हलंत हो गया, आगे क्या है, ओ सती। अब देखो ए और ओ, ए और ओ ये बन रहा है, तो देखो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यानी जो पर में रूप आ रहा है, जो सामने रूप है वही बनेगा, उपे ओ सती। अब पे में ओ को मिला देंगे, क्या रूप बन जाएगा, उपोस्ति। क्या रूप बनेगा, उपोस्ति। अर्थात इसको यहां लिख देते हैं, क्या रूप बन जाएगा, उपोस्ति, ये रूप बनेगा। ठीक है, उप प्लस ओस्ति क्या रूप होगा, उपोस्ति। तो इसमें दो उदाहरण मिलते हैं, प्र जोड़ एजते परेजते और उप जोड़ ओस्ति उपोस्ति। तो इस प्रकार से ये संधि बनेगी, अर्थात ए वर्ण का उपसर्ग होना चाहिए, जिस वर्ण से अंत हो रहा हो वो किसका होना चाहिए, ए वर्ण का उपसर्ग होना चाहिए, और सामने एंगादि धातु होनी चाहिए, यानी एंग धातु से बना हुआ शब्द होना चाहिए। ठीक है, तब ये पररूप संधि बनेगी। और ये किसका अपवाद है, वृद्धि संधि का अपवाद है। तो इसमें ये दो उदाहरण मिलते हैं, उपजोड़ोस्ति और प्रजोड़ एजते। तो उपजोड़ोस्ति थे उपोस्ति बनेगा, और प्रजोड़ एजते से क्या बनेगा, परेजते बनेगा। तो इसके बाद में अब देखो एक वार्तिक आती है जिसमें भी पररूप संधि होती है। एक वार्तिक है जिसमें भी क्या बनती है, पररूप संधि बनती है, यानी वहां पर दीर्घ संधि होनी चाहिए लेकिन क्या बन जाती है, पररूप संधि हो जाती है। अब वो वार्तिक क्या है, तो देखो वार्तिक, देखो एक तो सूत्र है और एक वार्तिक है। वार्तिक है वो कात्यायन के द्वारा, जो महर्षि कात्यायन हुआ था उसके द्वारा लिखी गई है। तो वार्तिक है स्कंधवादीसु पररूपम वाच्यम। स्कंधवादीसु पररूपम, अब वह है तो इसका अनुस्वार हो जाएगा, स्कंधवादीसु पररूपम वाच्यम, ये वार्तिक है। अब देखो इस वार्तिक का टुकड़ा करते हैं, क्या होगा, स्कंधु जोड़ आदिशु, स्कंधु जोड़ आदिशु, यड़ संधि हो जाएगी यहाँ पर, स्कंधु जोड़ आदिशु, पररूपम यानी पररूप, वाच्यम यानी कहना चाहिए या कहनी चाहिए। तो स्कंधु आदि में पररूप कहना चाहिए, अर्थात स्कंधु आदि जो शब्द हैं उसमें पररूप संधि कहनी चाहिए। अब इसमें कुछ शब्द हैं जिसमें ये पररूप संधि होगी। अब इस सूत्र के लिए हमें एक सूत्र और पढ़ना होगा, यानी पररूप कहां पर होगी, कि जहां टी संज्ञा होगी वहीं पर यह पररूप संधि बनेगी। तो देखो टी संज्ञा के लिए एक सूत्र और है, एचो अंत्यादि टी, ये सूत्र आता है, अचो अंत्यादि टी। अब ये क्या कहता है, देखो इसका टुकड़ा करते हैं, अच है अंते आदि टी, ये इसका टुकड़ा हो गया। अब अचह का मतलब मूल क्या हो गया, अच हो गया, अंते यानी अंतिम, आदि यानी आदि, और टी यानी टी। अब देखो ये कह रहा है कि अचों के मध्य जो अंतिम अच है क्या है, इसका अर्थ ये होगा, अचों के मध्य जो अंतिम अच है, जो अंतिम अच है, अंतिम अच है, और वह जिसके
आदि में है उस वर्ण समुदाय की, उस वर्ण समुदाय की, उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा, टी संज्ञा हो जाएगी, उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी। अब देखो टी संज्ञा का मतलब क्या है कि टी संज्ञा जो है उसका मतलब है लोप होना। टी संज्ञा का फल क्या होता है? लोप होना, यानी उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी। अब कह रहा है कि अचों के मध्य जो अंतिम अच है, यानी जो भी स्वर है स्वरों के मध्य या अचों के मध्य जो अंतिम अच है, यानी जो अंतिम स्वर है, और वह जिसके आदि में, आदि का मतलब प्रारंभ में है, उस वर्ण समुदाय की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा हो जाएगी। जैसे उदाहरण देखें, देखो एक, जैसे मनस है, क्या है? मनस है। अब देखो इस मनस का टुकड़ा करते हैं, देखो मैं, ए, ने, ए और से। मैं में है मैं पूरा, ने में है ने पूरा और से, इसका ये विच्छेद हो गया। ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि अचों के मध्य जो अंतिम अच है, अंतिम अच, अच एक और दो, ये दो अच है, बाकी व्यंजन है, ये दो क्या है? अच है। तो अचों के मध्य जो अंतिम अच है और वह जिसके आदि में है, किसके आदि में है? स है अंत में, और स के आदि में क्या है? ए है। आदि में है उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा। तो वर्ण समुदाय का मतलब ये पूरा वर्ण समुदाय आ गया, इसकी क्या हो गई? टी संज्ञा हो गई। क्या हो जाएगी? टी संज्ञा। और टी संज्ञा का फल क्या हो जाएगा? लोप करना, अर्थात लोप होना। ठीक है। यानी अचों के मध्य, तो अच हो गए एक और दो, दो अच हो गए। अचों के मध्य अंतिम जो अच है, अंतिम अच ए है, और ये जिसके आदि में है, किसके आदि में है? सह के, यानी सह से पहले है, आदि का मतलब पहले। तो उस वर्ण समुदाय की, तो इस वर्ण समुदाय की क्या हो गई? टी संज्ञा हो गई। और टी संज्ञा का मतलब क्या हो गया कि इसका क्या हो गया? लोप हो गया। ठीक है। किसका लोप हो गया? इसका लोप हो गया। ठीक है। अब बचा क्या है यहाँ पर? ये मन बच गया। क्या बच गया? मन, यानी न क्या हो गया? हलंत हो गया। अब देखो यहां पर ये देखना है कि जो ये न हलंत बचा है, न हलंत बचा है, यदि ऐसा शब्द आए कि यहां तो आदि में आ गया लेकिन केवल अंत में ही हो अच, तो क्या होगा? तो भी टी संज्ञा होगी। तो भी क्या होगी? टी संज्ञा होगी। जैसे दूसरा उदाहरण देखें, कुल, कुल, ये है कुल। अब देखो इसका विच्छेद करेंगे तो कै, उ, ले, ए। अब देखो भाई, कै, उ, कु हो गया, ले हो गया। अब अचों के मध्य अच कितने हैं? एक और दो, दो अच हैं। अचों के मध्य अंतिम अच कौन सा है? ये है। वह जिसके आदि में है, किसके आदि में है? किसी के आदि में नहीं है, यानी आगे कोई वर्ण ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? तो केवल इस ए वर्ण की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा हो जाएगी। अकेले इस ए वर्ण की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा। यानी दो स्थितियों में ध्यान रखना है, एक तो वह जिसके आदि में हो तो भी टी संज्ञा होगी, और एक केवल वह अकेला होगा अच वर्ण, तो उसकी भी क्या हो जाएगी? टी संज्ञा हो जाएगी। तो अब क्या बच जाएगा यहाँ पर? कुल, ए, ले, हलंत हो जाएगा। अब ये टी संज्ञा क्यों करनी पड़ी? क्योंकि ये टी संज्ञा होने के बाद ये सूत्र लगेगा और फिर पररूप संधि होगी। अन्यथा तो जैसे मान लो टी संज्ञा नहीं होती तो यहाँ पर ले पूरा होता और आगे से कोई शब्द आता ए का, तो ए प्लस ए होकर के क्या हो जाता? आ हो जाता। जैसे मान लो ये उदाहरण है, कुल जोड़ अटा। अब देखो यदि टी संज्ञा नहीं करते तो ले में क्या है? ए, आगे क्या है? ए और टा, ए और ए क्या हो जाता? आ हो जाता, और क्या बन जाता? कुल आ टा, ले में आ क्या हो जाता? कुल्लाटा। जबकि ऐसा नहीं होगा। ठीक है।
अब यहाँ टी संज्ञा करने पर लय क्या हो गया, यहाँ पर हलंत हो गया, और लय में आगे से ए मिलेगा, ए स्वर आएगा, पर रूप आएगा सामने, इसको बोलेंगे पर रूप। सामने वाला पर आएगा तो यानी लय में ए मिलेगा तो लय पूरा होगा, और क्या रूप बनेगा, उल्टा ही बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा ही बनेगा। इसलिए इसकी क्या करनी पड़ी, टी संज्ञा। तो देखो अब उदाहरण देखते हैं इसके द्वारा, यानी टी संज्ञा करने के बाद में ही ये पर रूप संधि बनेगी। तो देखो यानी स्कंदु गण है, स्कंदु गण है यानी 8-10 शब्द है इसके अंदर, तो उनमें टी संज्ञा होकर के पर रूप संधि बन जाएगी। तो देखो जैसे कुल जोड़ अटा है, अब यहां पर टी संज्ञा किसकी हो गई, ए की हो गई, यानी टी संज्ञा लय में है इसकी हो गई, और क्या बन गया, उल्टा हो गया। ठीक है, इसी तरह से मनस जोड़ीसा है। अब देखो अस की टी संज्ञा हो गई, यानी इसका टुकड़ा किया, देखो मैं, ए, ने, ए और से। अब यहां पर क्या है, अस है, तो अंतिम अच ये है, और किसके आदि में है, से के, तो इस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो बचा क्या, ने, क्या बच गया, ने, मैं, ने, ईसा, ने में ई को मिलाया, क्या बन गया, मनीषा। तो कहने का मतलब ये है कि जो टी संज्ञा होगी, टी संज्ञा होगी वहां पर रूप संधि बन जाएगी। तो यहां पर अस की टी संज्ञा हो गई, नए हलंत हो गया, नए में ही को मिलाया तो रूप बना मनीषा। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखें, यानी ये पहला हो गया, ये दूसरा, अगला देखो तीसरा देखें, तो शक जोड़ अंधु है। अब यहां पर कै में ए है तो ए की टी संज्ञा हो गई, तो कै क्या हो गया, हलंत, और कै में ए आएगा तो कै पूरा हो जाएगा, तो रूप क्या बन जाएगा, स्कंदु है। इसी तरह से करक प्लस अंधु है, तो क्या बन जाएगा, करकंधु है, यानी यहां भी एक ही टी संज्ञा हो जाएगी। अगला है पतत जोड़ अंजलि, पतत जोड़ अंजलि है। अब देखो यहां भी अत की हो जाएगी, यानी तय में है तो अत की टी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो तय हलंत हो जाएगा, और क्या रूप बनेगा, पतंजलि है। क्या हो जाएगा, पतंजलि है। तो इस प्रकार से ये उदाहरणों में उल्टा, मनीषा, स्कंदु, करकंधु और पतंजलि है। यानी इसमें टी संज्ञा होने के बाद में क्या बनेगी, ये संधि बनेगी। तो ये स्कंदु आदि में ये शब्द जो है ये स्कंदु गण है, इस गण में ये आते हैं, उल्टा, मनीषा, स्कंदु, करकंधु। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे एक और है हलस जोड़ ईसा, हलस जोड़ ईसा, तो अस की टी संज्ञा हो जाएगी, तो लय में ऐसे से लय जो है ये हलंत हो जाएगा, हलंत लय में ई आएगा, तो क्या बनेगा, हलीसा। और जिसका अर्थ क्या होता है, जो हल होता है, हल उसकी जो हथेली होती है उसको बोलते हैं हलीसा। तो हलस जोड़ ईसा, हलीसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से उल्टा, मनीषा, स्कंदु, करकंदु, हलीसा, पतंजलि, ये शब्द जो है इनमें भी कौन सी होगी, पर रूप होगी। और इनको एक तरह से देखें तो ये किसके अपवाद लग रहे हैं, दीर्घ के लग रहे हैं, लेकिन इसमें दीर्घ संधि नहीं बनेगी। इनमें कौन सी होगी, पर रूप संधि होगी, इस वार्तिक के द्वारा। इस वार्तिक के द्वारा इसमें कौन सी संधि बन जाएगी, पर रूप हो जाएगी। और ये बनने से पहले इसमें टी संज्ञा होगी, और टी संज्ञा होने के बाद में क्या बनेगी, पर रूप संधि बनेगी। तो ये पर रूप संधि के उदाहरण हैं। जब ये एग्जाम में आ जाए, जैसे सक प्लस अंधु ऑप्शन में दे दिया, दीर्घ संधि, पर रूप संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, तो तुरंत ये ध्यान नहीं लगाना है कि सक जोड़ अंधु से तो ए कै में है और सामने भी है तो आ होकर के दीर्घ संधि हो जाएगी, नहीं।
स्कंदू जो है इसमें कौन सी संधि होगी, पर रूप संधि होगी। और ये विशेषकर रीट वाले जो स्टूडेंट है उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसमें इस प्रकार का जैसे मनीषा वाला उदाहरण है, हलीसा वाला है, करकंदू वाला है, ये दे सकते हैं और वहां पर पूछ सकते हैं कि कौन सी संधि है इसके अंदर, तो इसके अंदर पर रूप संधि है, न कि दीर्घ संधि है। तो ये थी आज की संधि, पर रूप संधि। तो ये हमारा टॉपिक है, ये कंप्लीट है। आज का ये वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि ये कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे पूरे वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप क्लिक करके पूरे वीडियो पीछे के भी देख सकते हो। धन्यवाद।